नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन। दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था इलाज। नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। सीएम शिवराज ने रामविलास पासवान के निधन पर जताया शोक। विकास की राजनीति को लेकर कमलनाथ ने शिवराज को दी चुनौती। बोले, मेरे 15 महीने बीजेपी पर भारी। चुनावी तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री पूरा कर रहे विकास कार्य। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों का ई लोकार्पण किया। कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। चुनावी कार्यक्रम के लिए लोगों की तय सीमा खत्म। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की। अब जितनी चाहे उतनी भीड़ जुटा सकते हैं। भोपाल में आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता। अंग्रेजी शराब से भरी हुई ट्रक को पकड़ा। शराब की कीमत 14 लाख बताई जा रही है। की न्यूज़, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर अब सियासत और तेज हो गई है। वहीं एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला। क्या कुछ कहा है, सुना देते हैं। अब जो उनका मैटर है, सर्वे है या पता नहीं वो किस सोच में है। अब मुझे तो ये भी पता चला है कि वो कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री को रोको, ये लोकार्पण कर रहा है, ये शिलान्यास कर रहा है। अरे भाई, विकास से तुम्हें तकलीफ क्या है? एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कहते हैं शिवराज सिंह नारियल लेके घूमता रहता है, हर कहीं नारियल फोड़ देता है। कमलनाथ जी, नारियल नहीं फोड़ रहा हूँ, सड़कें बनवा रहा हूँ उनके साथ, पुल पुलिया बनवा रहा हूँ, भवन बनवा रहा हूँ, विकास के काम करवा रहा हूँ। आपके पास नहीं था पैसा, हमारे पास तो पैसा है। अब हम अगर शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हैं तो उनको तकलीफ होती है और वो शिकायत करते हैं, रोको रोको रोको। चुनाव आयोग में जाते हैं, यहाँ कोई चुनाव थोड़ी है जब हम शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। ये कांग्रेस का विकास विरोधी कदम है। विकास के काम उनने तो किए नहीं, हम करते हैं तो चिढ़ते हैं। एक तरफ कहते हैं विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास रोको, और दूसरी तरफ कहते हैं नारियल फोड़ते हैं शिवराज सिंह, झूठ बोलते कहीं कोई काम नहीं होता। अब कौन झूठ बोल रहा है ये जनता भी समझ ले और आपके माध्यम से मीडिया भी समझ जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। हम इस तरह की किसी भी घटना के समर्थक नहीं है, और कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। अनूपपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले पर हुए हमले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ की सभा को लोग सुनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में काफी अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि किसी नेता को सुनाने भीड़ पहुंच रही है। बीजेपी बौखला गई है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा है, सुना देते हैं। जो सभाएं हो रही हैं, ये मध्य प्रदेश में बहुत दिनों के बाद किसी नेता को सुनने लोग जा रहे हैं, कमलनाथ जी को सुनने जा रहे हैं, और एक अट्रैक्शन है उनका आज मध्य प्रदेश के अंदर। बाकी जो बीजेपी की सभाएं हो रही हैं, ट्रकों से और गाड़ियों से ढुकाया जाता है उसमें, लेकिन इसमें लोग खुद स्वतः सुनने आ रहे हैं कि इतना अच्छा काम 15 महीने में किया है। ऐसे लीडर को हमको सुनना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। और कल जो अनूपपुर में हुई वही घटना की, जो बिसाहूलाल सिंह जी नोट बांट रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वोटरों को, उनके साथ वो जिसने पत्थर फेंका है वो युवा था साथ में, और इनका बीजेपी का युवा मोर्चा का है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैंने कल भी कहा था कि एक जेट सिक्योरिटी कमलनाथ जी को प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय हिंसा पे उतारू है भारतीय जनता पार्टी। देश का हाथ दंगाइयों के साथ, इनको दलित की चिंता नहीं है, कांग्रेस को दल हित की चिंता रहती है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी दिखाई दी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने वाले लोगों से सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति राहुल गांधी थे। वही राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन निकला है। वो व्यक्ति स्पष्ट कह रहा है कि दंगे करवा देंगे, फिर राहुल गांधी आएंगे।
हमेशा दलितों के हितों पर कुठाराघात कांग्रेस ने किया है। मध्य प्रदेश को ही ले, फूल सिंह बरैया जी को राज्यसभा का टिकट दिया और दिग्विजय सिंह जी को लड़ा दिया। भांडेर में उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और महेंद्र बौद्ध को लड़ा दिया। ये धोखे की राजनीति करते हैं, दल हित की राजनीति करते हैं, दलित की नहीं करते। प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद रिक्त सीटों पर चुनावी तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री विकास कार्यों को पूरा कर रहे हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित 4120 किलोमीटर लंबी 12960 ग्रामीण सड़कों का ई लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पे भी जमकर निशाना साधा। देखिए, एक कविता पढ़ी थी, वो अभी भी याद आती है। जगमग नगरों से दूर दूर, जहां न ऊंचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर, दिखते खेतों में चलते हल, पुरई पारों खपरेलों में, रहीमा रमुआ कीनाओं में, है अपना हिंदुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांव में। ये कविता हमने कभी पढ़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे गांव का स्वरूप तेजी से बदलता जा रहा है। गांव में पक्की सड़कें, गांव में पक्के मकान बन रहे, और मध्य प्रदेश वासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले 3 साल में मध्य प्रदेश में कोई खपरेल का कच्चा घर नहीं रहेगा। उसकी जगह सबके पक्के मकान बना के दे दिए जाएंगे। ग्रामवासी हम देखते हैं, आज से 15 साल पहले क्या हालत थी। गांव में केवल गड़बड़ हुआ करती थी। बरसात में 4 महीने रास्ते बिल्कुल बंद रहते थे, क्योंकि रास्ते कच्चे होते थे। आज मुझे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी याद आ रहे हैं, पहले नेता देश के, जिन्होंने संकल्प लिया हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी। मैं अटल जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों ने मध्य प्रदेश की नहीं, देश के गांव की दशा और दिशा बदल दी। उसके साथ हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी बनाई, और फिर हमने इस समय तो चमत्कार किया। कोरोना काल में आज मुझे खुशी है, हमने उन जिलों को छोड़ा है जहां भी आचार संहिता लगी है, लेकिन 33 जिलों में आज केवल कोरोना काल में जो सड़कें बनाई गई है वो है 1359 करोड़ की, 4120 किलोमीटर लंबाई की 12960 सड़कें और 47 बड़े पुल भी बनाए गए। आज उनका लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत खुशी है, अत्यंत प्रसन्नता है, और ये मैं सभी ग्रामवासियों को समर्पित करता हूं। जनता के कष्ट दूर करके अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। आप सबका मैं एक बार फिर, जो सरपंच और पंच, हमारे जो अमला जिसने बेहतर काम करके कोरोना काल की सड़कें बनाई, निर्माण के काम किए, उन सबको बधाई देता हूं और इन सब कामों को लोकार्पित करके जनता को समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। एक बार मेरे साथ जो जाए वहीं से बोलिए भारत माता की। खबर बैतूल से है, जहां पर खून न मिलने से एक प्रसूता की मौत हो गई। मृतका का नाम सुमन यादव बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी। आपको बता दें कि मृतका को पहले चिचौली ले जाया गया, जिसके बाद उसे बैतूल रेफर कर दिया गया। वहां उसकी डिलीवरी तो हो गई, लेकिन डिलीवरी के बाद उसे खून की जरूरत पड़ रही थी, जो समय से न मिलने पर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने ब्लड बैंक स्टाफ पर मनमानी और अभद्रता का आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बच्चे को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया है। पूरी घटना बैतूल जिला अस्पताल की है। मध्य प्रदेश सरकार का केंद्र सरकार पर जीएसटी क्षतिपूर्ति का 5,208 करोड़ रुपए बकाया है, जिस पर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि राज्यों की खराब हालत देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के केंद्र की गारंटी पर लोन लेने को कहा है, जिसके लिए कई राज्य तैयार नहीं है।
पूरे विश्व की ये समस्या है। कोरोना का संकट पूरे विश्व के लिए है और सभी राज्यों में इससे वित्तीय प्रबंधन सब राज्यों का गड़बड़ाया है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सामान्य स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री जी ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस संकट की घड़ी में अस्पतालों की व्यवस्थाएं, इलाज, जितने भी बाहर से श्रमिक आए हुए थे उन सबका प्रबंध करना, बेहतर से बेहतर जो प्रबंध हो सकता है कोरोना के लिए वो सरकार ने करने का प्रयास किया है। इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने समारोह में 399 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पथ पर बिक्री करने वालों के लिए स्वनिधि योजना तथा वनाधिकार एक्ट के तहत वनाधिकार पट्टों के बाद हितग्राहियों को बांटे। बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उन्हें ट्रॉफी तथा सम्मान निधि प्रदान की। सार्वजनिक संपत्ति खुर्द-बुर्द करने वाले कोई अधिकारी हो, ईओडब्ल्यू को मैंने जांच दी है। जांच के तथ्यों के आधार पर जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने 2 टीमें बना दी है, एक स्पेशल टीम पुलिस की गठित कर रहे हैं ईओडब्ल्यू की, और एक हमारी रेवेन्यू की। जहां जहां संपत्तियां हैं तुरंत कब्जा लेंगे, गड़बड़ अगर की है तो कार्रवाई करेंगे। अब वो जनता की संपत्ति, आखिर हजारों करोड़ की संपत्ति है, उसको खुर्द-बुर्द नहीं होने दिया जाए। डिंडौरी जिला भी अब आईपीएल सट्टा से अछूता नहीं रह गया। डिंडौरी के बजाग में थाने की पुलिस ने बुधवार देर रात 2 बजे आईपीएल क्रिकेट में सट्टा खिलाते हुए 2 लोगों को नकदी 15,000 व 2 मोबाइल सहित गिरफ्तार किया है। एसडीओपी रवि प्रकाश के मार्गदर्शन में बजाग थाना प्रभारी की टीम ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाते हुए 2 युवकों को पकड़ा। दोनों युवक बजाग के रहने वाले बताए जा रहे हैं और जो बहुत दिनों से आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाते रहे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों सटोरियों को गिरफ्तार किया है। जनपद पंचायत मोखेड़ के ग्राम पंचायत खुनाजर खुर्द हमेशा भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्यों की सुर्खियों में रहा, मगर आज तक उच्च अधिकारी और सरपंच पति द्वारा झूठे मामलों में फंसाने के डर से कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। एक बार इसी पंचायत अंतर्गत आने वाले नारंगी गांव में 54 मीटर सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया गया, जो सीसी सड़क 15 दिन में ही उखड़ गई। दरअसल कमीशन खोरी के खेल में उपयंत्री और एसडीओ की मिलीभगत से सरपंच सचिव ने सीसी निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार किया, जिस कारण घटिया निर्माण हुआ। 15 दिनों में सीसी उखड़ गए। जिस जिम्मेदार प्रतिनिधियों अधिकारियों पर गांव का विकास करने की जिम्मेदारी होती है, वही योजनाओं को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उच्च अधिकारी और सरपंच पति पर कार्रवाई कब होगी और कब होगा इस गांव का विकास। हमारे यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं चल रही है। क्या है? नई खंभे में लाइट चल रही है। हाँ। नलों में पानी आता है। कब से नहीं आ रहा नल में पानी? अभी काफ़ी टाइम हो गया है। तो यहाँ के सरपंच सचिव ध्यान नहीं देते क्या? देते तो हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही चलते फिरते वाला काम। हमेशा यही नाटक रोना रहता है। काफ़ी टाइम। और ये रोड कब बनी है? ये रोड को हुए हैं 10 से 15 दिन। तो अभी से इतनी जल्दी खराब हो गई रोड? अब देखो ना आप, अब क्या हुआ है, काम कैसे हुआ है। मेरे संज्ञान में अभी ये जानकारी आई है जी जी। तो मैं अभी इसकी जांच करवाता हूँ, जांच में सामने आएगा जी। यही से जांच करवाता सर, यहाँ पर पेयजल भी समस्या को लेकर काफ़ी परेशान है। स्ट्रीट लाइट लोग घरों से जलाते हैं हर घर में। वस्तुतः बात यह है कि पेयजल की जो समस्या है 3-4 सालों से पेयजल का जो राशि है जो प्रत्येक परिवार पे आती है जी, वो प्राप्त नहीं हुई पंचायत को। मुझे याद हुआ है कि मशीन सुधरने को टाइम है, अभी 2-3 दिन और लग सकते हैं, मशीन सुधर जाएगी और समस्या का निराकरण। सांवेर विधानसभा में सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर तीखे वार किए। क्या कुछ कहा दिखाते हैं। गंगोत्री 2 के शिखर पर लहराया तिरंगा। आईटीबीपी की पर्वतारोही टीम ने लहराया तिरंगा। कोरोना काल में सफल पर्वतारोहण अभियान पूरा। टीम के 9 सदस्यों ने गंगोत्री 2 चोटी पर तिरंगा फहराया।
पर्वतारोहण। कोरोना का मुश्किल भरा दौर भी आईटीबीपी के पर्वतारोहियों के लिए हौसले को नहीं तोड़ सका है। आईटीबीपी की टीम ने कोरोना काल में दूसरे बड़े सफल पर्वतारोहण अभियान को पूरा किया। ये खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम का नेतृत्व कर रहा है उत्तर प्रदेश। कोरोना से जहां विश्व के विकास की गति रुक गई, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस समस्या को भी अवसर में तब्दील कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में जापान, अमेरिका, जर्मनी, साउथ कोरिया जैसे 11 देशों की कंपनियां अपने उद्योग लगा चुकी हैं। इन कंपनियों के आगमन से प्रदेश में 7,000 करोड़ का विदेशी निवेश हो चुका है। केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में नंबर 2 पर आ चुके उत्तर प्रदेश ने अनोखे और सरल निवेश मित्र पोर्टल के जरिए 18,383 आवेदनों में से 17,982 सफलतापूर्वक निष्पादन कर चुका है। प्रदेश में बन रहे अत्याधुनिक डिफेंस कॉरिडोर से 50,000 करोड़ का निवेश निश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर बना है। विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी और 35 लाख युवाओं की शक्ति ने उत्तर प्रदेश को निवेश के मानकों पर अव्वल बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व से आईटी, प्रोसेस्ड फूड, टेक्सटाइल, रक्षा उद्योग, सिनेमा और पर्यटन जैसे सेक्टरों का अब उत्तर प्रदेश नया केंद्र बिंदु बन गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना का मुश्किल भरा दौर भी आईटीबीपी के पर्वतारोहियों के हौसलों को नहीं तोड़ सका है। आईटीबीपी की टीम ने कोरोना काल में दूसरे बड़े सफल पर्वतारोहण अभियान को पूरा किया। टीम के 9 सदस्यों ने गंगोत्री तिरंगा पर तिरंगा फहराया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना का मुश्किल भरा दौर भी आईटीबीपी के पर्वतारोहियों के हौसले को नहीं तोड़ सका। आईटीबीपी की टीम ने कोरोना काल में दूसरे बड़े सफल पर्वतारोहण अभियान को पूरा किया है। टीम के 9 सदस्यों ने गंगोत्री 2 चोटी पर तिरंगा फहराया। बता दें, गंगोत्री 2 चोटी की ऊंचाई 21,615 फीट है। क्षेत्रीय मुख्यालय आईटीबीपी देहरादून के पर्वतारोहण अभियान के 9 सदस्यों का दल 26 सितंबर को सफलतापूर्वक बर्फ से लदी इस चोटी के शिखर पर पहुंचे। टीम ने 9 सितंबर को उत्तरकाशी से अभियान की शुरुआत की थी। आईटीबीपी के इस पर्वतारोही दल में कुल सदस्यों की संख्या 56 है। इससे पहले 31 अगस्त 2020 को आईटीबीपी ने हिमाचल प्रदेश के लियो परगिल चोटी को छुआ था। इस दल की अगुवाई उप सेनानी दीपेंद्र सिंह मान कर रहे थे, जबकि असिस्टेंट कमांडेंट भीम सिंह इसके डिप्टी लीडर थे। माउंटेनियरिंग दल में हेड कांस्टेबल राजेश चंद्र रमोला, कांस्टेबल प्रदीप पंवार, सतेंद्र कुंडी, हरिंदर सिंह, अशोक सिंह राणा, अरुण और गोविंद प्रसाद शामिल थे। आईटीबीपी ने अब तक 214 से ज्यादा पर्वतारोहण अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये इस पर्वतारोही बल का अनूठा और अद्वितीय रिकॉर्ड है। कोविड युग में भी आईटीबीपी ने 2 बड़े पर्वतारोहण अभियानों को सफल बनाकर सकारात्मक संदेश दिया है। आईटीबीपी के जवान दुर्गम चोटियों पर देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट।
हाथरस पीड़िता के साथ कथित तौर पर गैंगरेप और मौत को लेकर देश का गुस्सा कम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भयानक बताते हुए योगी सरकार से सवाल पूछे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है और इस बीच इस केस में आए दिन नए दावों से मामले में नया मोड़ आता चला जा रहा है। आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आने के बाद अब जेल में बंद चारों आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए ऑनर किलिंग का सनसनीखेज दावा किया है। देखिए रिपोर्ट। हाथरस पीड़िता के साथ कथित गैंगरेप और मौत को लेकर देश का गुस्सा कम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भयानक बताते हुए योगी सरकार से सवाल पूछे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी बीच आए दिन इस केस में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आने के बाद से अब जेल में बंद चारों आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए हॉरर किलिंग का सनसनीखेज दावा किया है। आरोपियों का कहना है कि पीड़िता को उसकी मां और भाई ने मारा है। आरोपियों की चिट्ठी से अब मामले में नया मोड़ सामने आया है। हाथरस कांड में जेल में बंद 4 आरोपी संदीप, रवि, लवकुश और रामू की तरफ से एसपी को एक चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और उन्हें गलत ढंग से जेल में बंद किया गया है। मुख्य आरोपी संदीप ने दावा किया कि उसकी पीड़िता से दोस्ती थी, लेकिन पीड़िता के परिवार को ये दोस्ती पसंद नहीं थी। इसी की वजह से परिवार ने उसकी हत्या कर दी, जबकि पीड़िता ने मरने से पहले खुद आरोपियों के खिलाफ बयान दिया था। वहीं चिट्ठी पर जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार किसी भी बंदी को जेल से बाहर चिट्ठी भेजने का अधिकार है। कल दोपहर में यह चिट्ठी लिफाफा बंद कराकर उपलब्ध कराई गई, जो शाम तक हाथरस के एसपी को दे दी गई। इन्होंने प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया। सर, आरोपी लंबे समय से कुछ आपकी वार्तालाप हुई, कुछ उन्होंने बोला आपसे अभी तक? ये जांच का विषय है, इसमें मेरे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पत्र क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अभी जांच एजेंसियां देखेंगी उसको कि कोई बात तो रखी होगी कि हम निर्दोष हैं या कसूरवार हैं। कुछ हमारा देखिए, हमारा दायित्व ये है कि कोई बंदी हमको कोई प्रार्थना पत्र या कोई एप्लीकेशन देता है किसी संस्था के लिए, तो हम उसको। आरोपियों की चिट्ठी पर पीड़ित परिवार भी सामने आया। परिवार के मुताबिक उनके खिलाफ साजिशों का दौर शुरू हो गया है। परिवार ने चिट्ठी में लिखी दोस्ती की बात को नकारते हुए आरोपियों की तुलना आतंकियों से की। वहीं मामले को लेकर एक नया वीडियो भी सामने आया है। यूपी सरकार का दावा है कि ये वीडियो उसी दिन का है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब घटना हुई तो पीड़िता की मां कुछ ही दूरी पर थी, ऐसे में उनके पास तक आवाज पहुंच सकती थी। उधर हाथरस में कथित तौर पर गैंगरेप और हत्या की शिकार युवती के परिवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। बता दें, 14 सितंबर को ही पीड़िता के घर से कुछ दूरी में खेत में कथित गैंगरेप की घटना हुई थी। सरकार के मुताबिक शुरुआती दिनों में ही गैंगरेप की बात पीड़िता ने नहीं बताई थी। हालांकि कुछ वक्त बाद पीड़िता ने इस बारे में बयान दिया था। उसके बाद पीड़िता को दिल्ली के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां 29 तारीख को उसकी मौत हो गई। अब आरोपियों की चिट्ठी और सामने आ गए नए वीडियो ने हाथरस कांड को और उलझा दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।